हर विभाग अपना रोड मैप बना ले। केंद्र की हर योजना में हमें एक नंबर रहना है और हर विभाग की अब रेटिंग तय होगी। मंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड विभाग का पेश करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के डिलीवरी सिस्टम में तेजी लाने कसावट शुरू कर दी है। उन्होंने हर महीने मंत्रियों को अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड देने को कहा है। उपचुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सलाह दी कि वे अपने अपने विभाग में पकड़ मजबूत बनाएं। हर हफ्ते सोमवार को अपने विभाग के कामों की समीक्षा करें। इस आधार पर हर महीने विभागों की रेटिंग होगी। उन्होंने कहा, केंद्र की योजनाओं को लागू करने में तेजी से काम करना है। इसके अलावा मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में निगाह रखनी होगी। वहां रात्रि विश्राम भी करना होगा। मंत्रियों को पार्टी दफ्तर में बैठकर कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी करनी है। इस सारी कवायद की मॉनिटरिंग करने सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें हर मंत्री की प्रगति रिपोर्ट अपडेट होगी। जब तक कोई पीछे, चाहे बच्चा पढ़ता हो, माँ नहीं खड़ी होती है, टीचर नहीं खड़े होता है, तो वो थोड़ा मस्त हो जाता है। जिसको कहते हैं मस्त नहीं, घूमना फिरना, उसका ध्यान कम जाता है। तो जब तक हमारा गार्जियन, हम सबका बॉस मालिक, हमारा मुख्यमंत्री जितना कड़ाई से हमसे पूछेगा, हम लोग 3 गुना कड़ाई से नीचे ही पूछेंगे और 10 गुना ज़्यादा लाभ हमारे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को उन नीतियों का क्रियान्वयन होने में लाभ होगा। बिग बॉस ने मंत्रियों से ये भी कहा कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसलिए कोई भी आराम से ना बैठे। अब 1 मिनट का समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर तेजी से काम करना होगा। दूसरी तरफ विपक्ष इस कवायद को सिस्टम की खानापूर्ति बताता है। लेकिन आज जिस तरह से राजनीति बदनाम हो गई है, जिस तरह से ये होता है, वो सब ये कहा जाता है कि उनकी रिपोर्ट कार्ड लेने का मतलब होता है हिसाब किताब लेना, कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। और ये पार्टी बदनाम है कि जितने भी मंत्री हैं किसी न किसी नेता के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी गुट के हैं। किसी शिवराज सिंह चौहान आशा हैं, ये रिपोर्ट कार्ड लेने की बजाय मैं तो कहूँगा हिसाब किताब लेने वाला काम होगा। विपक्ष का नजरिया अपनी जगह है, लेकिन हर सरकार में ये कवायद होती रही है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सरकार हो या फिर दिग्विजय सिंह की, या उसके बाद बीजेपी का शासन। आखिर ये कोशिश कामयाब होती क्यों नहीं दिखती? क्या मंत्रियों पर जो दबाव बनाना चाहिए वैसा नहीं बनता? और रिपोर्ट कार्ड नहीं देने वाले सी कैटेगरी के मंत्री ही कार्रवाई की जद में क्यों होते हैं? ए और बी क्यों बच जाते हैं? क्या इसमें उनकी ठसक और रुतबा आड़े आता है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस बार मिलने की उम्मीद है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बिग बॉस चाहते हैं। तो बिग बॉस चाहते हैं कि तमाम मंत्री अपने प्रदर्शन से जुड़े तमाम कार्ड नियमित रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही ये बताएं कि उन्होंने लोक हितकारी किन मुद्दों को लेकर क्या सख्त कार्रवाई की है। और बिग बॉस की मंशा है कि निर्धारित समय के भीतर तमाम मंत्री इस काम को अवश्य पूरा करें। अब ये आवाज़ सुनकर बिग बॉस की याद आपको भी आए या हमें भी आए या मंत्रियों को भी आए, लेकिन ये सवाल राजनीति में बहुत पुराना है कि बिग बॉस यानी मुख्यमंत्री और बिग बॉस का घर यानी मुख्यमंत्री का कैबिनेट, और इस कैबिनेट के वो तमाम चेहरे जिनसे सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब ठीक तरीके से क्यों नहीं आते हैं। विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो भी सवाल खड़े करती है कि आखिर मंत्रियों को ठीक तरीके से जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए वो क्यों नहीं करते हैं। और यही वजह है कि अलग अलग प्रणाली से मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जब थे मध्य प्रदेश के, तो पचमढ़ी में एक बड़ा कन्वेंशन हुआ था और वहाँ कॉपियाँ जांचने की तर्ज पर नंबर देने की बात थी कि इस मंत्री के प्रदर्शन के इतने नंबर। बड़ा हंगामा और बड़ा बवाल भी मचा था, लेकिन इन सारी कवायदों का कोई बहुत अच्छा नतीजा आया हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ऐसा दिखा नहीं है। तो क्या ये पूरी प्रणाली जो है सिर्फ एक आई वॉश होती है, सिर्फ ये कोशिश होती है, और जो धाकड़ मंत्री जिनको आप कहते हैं, दबंग मंत्री जिनको आप कहते हैं, वो तो यही कहते हैं कि कई मुख्यमंत्री हमने देखे लेकिन हम उसी चाल से चलेंगे जिससे हम चलते रहे हैं। तो राजनीति की ये जो धारा है, क्या इसको बदलना बहुत मुश्किल है? कोई एक मुख्यमंत्री अगर ईमानदारी से कोशिश भी करता है तो क्या पूरी कैबिनेट उसको सहयोग नहीं करती है? और ख़ासतौर से ये धाकड़ और दबंग मंत्री, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कई बड़े सवाल हैं। लेकिन बिग बॉस की एक बार फिर मंशा है कि सवाल खड़े हों और उनके जवाब मिले। देखते हैं, इस बार शिवराज जी को पूरी शुभकामनाएं हैं और उनके कैबिनेट को भी।
आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ दो संजीदा और सरल राजनेता हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल बीजेपी से, बहुत स्वागत है, और दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से प्रवक्ता का धर्म निभाते हैं, दोनों का बहुत स्वागत है। और जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत। चैतन्य जी, पहला प्रश्न आपसे ही, बिग बॉस की ये कोशिश कितनी कारगर होगी? जी जी सर। देखिए शरद जी, कोशिश तो करना हर मुख्यमंत्री का काम होता है, और पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने इस तरह की कोशिश की है। ये बात अलग है कि उनकी कोशिश उतनी फलीभूत नहीं हो पाई। दरअसल होता क्या है कि जो मंत्री होते हैं वो किसी ना किसी गुट से संबंधित होते हैं। ऐसे ही बीजेपी में आप देख लिए, कोई संघ का खास होगा तो कोई हाईकमान का खास होगा तो कोई कहीं दूसरी जगह से खास होगा। तो ऐसी स्थिति में उन पे उतना प्रेशर क्रिएट कर पाना किसी मुख्यमंत्री के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो 15 महीने की सरकार के बाद जब शिवराज सिंह जी ने सत्ता संभाली है तो वो बहुत एक्शन मोड में है। जिस तरह से वो अपनी कार्यवाहियाँ कर रहे हैं और जिस तरह से वो दौड़ भाग कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं, वो डिलीवर करना चाहते हैं लोगों तक कि अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले कभी एक भाजपा शासन काल में रही हो। क्योंकि समय भी अभी 3 साल का है, अगली बार चुनाव फिर होना 23 में। तो वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी तैयारी जो है और जनता के बीच में जाके जो योजनाएं हैं उनको हम लागू करवाने में कितने ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी और होना भी चाहिए। मुझे तो लगता है कि हर मुख्यमंत्री को इस तरह की कवायद करना चाहिए कि जो योजनाएं हैं या जो शासन चाहता है वो अधिकारियों के माध्यम से आम जनता को जो सुख सुविधा देना चाहता है शासन, वो टाइम पे उसके पास पहुंचे। आप देखिए कि बहुत सी योजनाएं होती हैं जो बरसों चलती रहती हैं, जिनकी लागत अगर मान लीजिए 10 करोड़ है तो वो होते होते 50 करोड़ तक पहुंच जाती। तो ये जो टाइम बाउंड स्थिति बना रहे हैं, अगर हर महीने वो अपने मंत्री से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और मंत्री अगर हर सोमवार को अधिकारियों से बात करेंगे और उनसे योजनाओं के बारे में पूछेंगे कि आपने उस योजना का क्या किया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्था तो सुधरने की निश्चित तौर पे आशा बनती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसके लिए बहुत गहरी, मुझे एक किस्सा याद आता है जो बिल्कुल सच्चा है। किस पार्टी का है और किस दल का है इसको जाने दीजिए। एक केंद्रीय मंत्री, एक पार्टी का शासन केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश आते हैं और वो कैबिनेट के सदस्यों से बात करते हैं, और बात करने के दौरान वो चूँकि आर्थिक मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं तो कई विषय वो रखते हैं, और बाद में जब मंत्री विदा होते हैं तो वो केंद्रीय मंत्री सन्नाटे में रहते हैं और कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे से आर्थिक प्रतिमान अभी इन लोगों को बहुत स्पष्ट नहीं है। जीडीपी क्या होता है और अर्थव्यवस्था का उछाल क्या है, गिरावट क्या है, ऊंचाई कैसे है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि सीखने की कोई सीमा नहीं है, और मंत्री बन गए तो सीखना समाप्त हो गया, या हमारे जैसे पत्रकार हो गए यहाँ बैठ के जैकेट वैकेट लगा के दुर्गेश जी से और नरेंद्र जी से पूछ लिया कुछ तो मान लिया कि अब तो हम चबा चबा कर पारसी थिएटर के अंदाज में ही बोलेंगे। खैर, मैं विषयांतर ना हो जाए, नरेंद्र शिवाजी पटेल की तरफ मैं आऊँगा। सर, 2018 का जो छोटा सा एक सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ, उससे ये तो बीजेपी ने बहुत अच्छे से सीखा कि हमें अब डिलीवरेंस पे जोर देना है और हमें तमाम अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर को ध्यान में रखना। बहुत अच्छी बात है, शिवराज जी का होमवर्क बहुत मजबूत है। जमीन पे उतरेगा सर पूरी ताकत से, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शरद जी, मैं इस बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे साधारण कार्यकर्ता के रूप में हो, निरंतर काम करते रहने की उनका एक स्वभाव सा बन जाता है। आप देखिए, अभी उपचुनाव हमारे निपटे हैं और संगठन तत्काल लग गया कि हमें बिल्कुल मंडल स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग लगाने, और हम 1059 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रहे हैं। अपने 1 लाख कार्यकर्ता जिसमें प्रशिक्षित होंगे, जबकि अभी जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो राजनीति में ये काम करने की भारतीय जनता पार्टी की शैली है। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम हो। चूँकि 7 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है और अनेक योजनाएं बनती हैं, 2 लाख करोड़ का बजट होता है, जिसका डिलीवर करना केवल 30-35 मंत्रियों के भरोसे रहता है। जब यदि उनकी कार्यशैली एकदम चुस्त दुरुस्त होगी, तभी जाके योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छा होगा, उनका लाभ हमारे पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक पहल है, आपने जो कार्यक्रम रखा है, बल्कि बड़ा अच्छा उसको शीर्षक दिया है बिग बॉस से
उसको जोड़ा है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं मध्य प्रदेश सरकार के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिग बॉस जिस तारतम्य में आपने कहा है, जिस संदर्भ में कहा, उस संदर्भ में संगठन होता है। तो उस संगठन की चूंकि उसी के संस्कार ऐसे हैं कि हमारे चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी देख लें आप, वो तो पारिवारिक दायित्वों से भी मुक्त हैं, पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए खपा रहे हैं और 24 घंटे केवल देश को, समाज को कैसे कल्याण कर सकते हैं इसका चिंतन करते हैं। तो निश्चित रूप से जैसा आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। तो हमारे जो मंत्रीगण बने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके। माननीय चेतन भट्ट जी ने भी एक बात कही थी जिससे मैं सहमत हूँ कि ये जो कवायद है निश्चित रूप से इसका लाभ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो हम तो विश्वास करते हैं अधिकतम से अधिकतम मिलेगा। लेकिन मैं एक चेतन भट्ट जी की बात का एक खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कदापि नहीं है कि कोई किसी गुट विशेष का है या किसी भी और जगह से जुड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे लोग केवल और केवल संगठन के प्रति समर्पित हैं और संगठन के भाव से इस देश को और समाज को कल्याण करने के लिए अपना समय समर्पित करते हैं। संरक्षण तो रहता ही है, लेकिन नरेंद्र जी किसी न किसी का, और कई बार संरक्षण के सी प्रेम के वशीभूत होकर कोई फ़ोन भी कर देता है। तो अब ये मानवीय मुझे लगता है कि घटनाक्रम है कि देख लीजिएगा, ज़रा ज़्यादा परेशान है इस समय हमारा जो अनुज है, तो ज़रा आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। राजनीति में से अधिक कहा भी कहाँ जाता है नरेंद्र जी। चलिए दुर्गेश जी, आप किस तरह देखते हैं? कवायद नई नहीं है राजनीति की, कमलनाथ जी ने भी कोशिश की, हालांकि आपके समय में भी यही रहा कि इसका कोई बहुत नतीजा सामने नहीं आया, और इसके पहले भी बीजेपी की सरकारें रही हों या कांग्रेस की सरकारें रही हों, ये कोशिशें सिर्फ एक कवायद बनकर रही हैं, एक एक्सरसाइज बनकर रही हैं, नतीजा निकल कर नहीं आया है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप इसको राजनीति के नज़रिए से बाहर निकल कर भी देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर। शरद जी बिल्कुल सही है। जनता के हित में यदि जो आज बात करी जा रही है या सुनने में आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करा लिया जाए तो शायद जनता का हित हो जाए। पर चूंकि राजनीतिक क्षेत्र का आदमी हूँ तो इसमें जो सत्यता है उसको भी ध्यान में देना पड़ता है, वो देखता हूँ जी। सबसे पहला तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है आज की डेट में कि ये बिग बॉस कौन है। तो जैसा चेतन जी ने बोला ये बात सही है और आप भी उस बात को मानते हैं। सबका अपना एक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी ना किसी के प्रति होता है। और अभी अपन ने देखा भी, जितने भी अपने मंत्रियों के फुटेज दिखाए उसमें किसी के पीछे किसी का फ़ोटो था, किसी के पीछे किसी का फ़ोटो था। तो वो दर्शाता है कि किसके प्रति क्या लगाव है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये लगाव आज की डेट में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में 15 वर्ष पुराने एक मुख्यमंत्री हैं जो आज भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वो 15 वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए जनता को। और पिछला जो 7-8 महीने का अभी जो उनका कार्यकाल है, जिसमें लोगों को, गरीबों को बांटने के लिए 10 किलो के गेहूं के पैकेट बांटे गए जो 8 और 7.5 किलो के निकले, पर उस पर कोई प्रतिक्रिया या सरकार की कोई कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दे रही। कोरोना से पूरा प्रदेश त्राहिमाम है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स अपने को नहीं बचा पा रहे हैं। हालिया में जो सागर के डॉक्टर बेचारे भाई उपाध्याय जी ने अभी जिनका आकस्मिक निधन हो गया, हमारी और आपकी सुरक्षा में सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो रिपोर्ट कार्ड तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं इतने दिन मेरा ये हिसाब, क्योंकि बहुत दिन तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महोदय ने अकेले ही सरकार चलाई थी, फिर कुछ मंत्रियों के संग चलाई और फिर एक पूरे टीम के संग चलाई। तो जवाबदेही तो सबसे बड़ी उन्हीं की है। उनको पहले अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर दूसरे पर अंकुश लगाएं। बहुत अच्छी बात है और अंकुश लगना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ जी। बाकी जो बिग बॉस है पहले वो भी तय कर लें, क्योंकि एक मंत्री उनमें ऐसा भी है जो कहता है समाज में मैंने तो इस्तीफा दे दिया, तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं किया जा रहा एक्सेप्ट? तो ये सवाल उठाता है कि आज का मुख्यमंत्री अक्षम तो नहीं है, आज का मुख्यमंत्री इतना कमजोर है कि वो एक मंत्री का जो इस्तीफा दे चुका उसका इस्तीफा एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा, फिर वो दूसरे से कैसे हिसाब किताब मांग लेगा या किसी दूसरे का रिपोर्ट कार्ड कैसे मांग लेगा? दुर्गेश जी बात करना कि ऐसा प्रसंग कोई हमारे ध्यान में आता नहीं
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कौन सा प्रसंग नरेंद्र जी? मैं एक जो चीज मैंने आपने बोला, कहा एक मंत्री आपके इमरती देवी ने चलिए, सार्वजनिक तौर पे बोला कि मैं इस्तीफा दे चुकी हूं। विषय से हटेंगे। न विषय पर नहीं हट रहे हैं आदरणीय, विषय खत्म हो विषय चुका है, इसलिए नहीं हट चुनाव रहे हार हैं, चुकी है। विषय से इसलिए मंत्रियों के नहीं हट रहे हैं प्रदर्शन कि की बात है, आदरणीय पूर्व मंत्री पर हम नहीं बात कर रहे हैं। आदरणीय शरद जी, मैं एक लाइन कह दूं फिर आप नरेंद्र जी से पूरा सवाल करिए। विषय इसलिए नहीं हट रहा कि जिनसे कह रहे हैं कि आप बताइए, जिनसे पूछने की बात कर रहे हैं, उन पे अंकुश कैसे लगाएंगे? जब जो मास्टर का जो अपनी बात आएगी, मास्टर का डंडा भाई उसी या पर मास्टर तो हम बात कर रहे हैं कि इसका वो मैकेनिज्म क्या वो हो। व्यक्ति जो कमजोर है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो तय नहीं कर पा रहा कि ये जो पूरी जिसने प्रणाली इस्तीफा दुर्गेश दिया जी है, सवालों में है, आपके समय भी रही, आपके यहाँ भी प्रणाली बड़े प्रणाली धाकड़ के अलावा मुख्यमंत्री रहे हैं आपके यहाँ। आदरणीय, मैंने कहा जी। प्रणाली का मैं समर्थन करता हूँ, प्रणाली को आप फॉलो होना मंत्रियों चाहिए। से, हाँ, क्योंकि आपके यहाँ भी एक आदरणीय, मंत्री फिर- कैबिनेट फिर में रहते हुए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रणाली के लिए कौन मना कर रहा है? अपने पर दिग्गज जो नेता पर पहले आरोप तो- लगा देते हैं। नंबर चलिए, वन, पहले वो तो विषय बिग से बॉस, हटेंगे हम। पहले तो बिग विषय बॉस से कौन है हटेंगे। ये तय कर ले मध्य प्रदेश में। विषय से हमें भी तो नहीं, समय विषय से दीजिए। नहीं हट रहा है, पहले मध्य अरे सर, प्रदेश ऐसे मत सरकार- करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं, ऐसे सुन बात तो नहीं लीजिए, अब होगी। हमें भी सुन लीजिए। अब क्षमता चलिए। सामने ना, दिखाई जी, दे रही हो, बिल्कुल हिसाब सही मांगने है। बैठ गया, जी, फिर अपन चलिए, कह रहे हैं बोलिए, उससे बात नहीं कर बोलिए, रहे, किससे बात जो कर रहे हैं? उदाहरण दुर्गेश जी ने दिया श्रीमती इमरती बाई का, इमरती देवी जी चुनाव हार चुकी है तो 6 महीने से ज्यादा वैसे भी नहीं रह सकती, स्वयं में हटना है उनको, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सक्षम है कि लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने दे रहे हैं और उसके बलबूते हम 3 चुनाव जीते हैं। केवल 2018 में थी हमारी कुछ सीटें कम रह गई। चुनाव क्या कैसे जीते क्या ये ये हिसाब प्रणाली मुझसे मत कारगर लीजिए। होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, कारगर होने बिल्कुल के सर जी। क्या टूल्स तय किए गए शरद जी, हैं, ये मैं बहुत बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। दूसरा ये जो है, जो तथाकथित अलग अलग संरक्षणकारी नेता होते हैं संगठन में, संगठन के बाहर भी, उनके जो दबाव कई बार आ जाते हैं, जैसे कैबिनेट चयन में आ जाते हैं कि हाईकमान के आदेश पर, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इनको लेना अपरिहार्य है, ऐसा ना हो। क्योंकि ये प्रणाली विफल इसके पहले इसीलिए हुई है कि तमाम दबाव सामने आ जाते हैं कि साहब इनको मत देखिए, कर रहा है, अच्छा है, अच्छा राजनेता है, ये इससे उभरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शरद जी, मैं एक बात तो बहुत गारंटी के साथ आपकी चैनल पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में परफॉर्मेंस ही सबसे पहला आधार है, जिसके आधार पर चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, जिसमें आदमी, हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। ठीक है, यदि मैं एक बार आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं कि कुछ सिफारिशें हो सकती हैं, किसी कुछ अनुशंसा हो सकती है, लेकिन वो अनुशंसा है उसके आधार पर थोड़ा बहुत तो कुछ पा सकता है, एक जिम्मेदारी पा सकता है। लेकिन यदि वो जिम्मेदारी में खरा नहीं उतरेगा तो उसका ज़्यादा समय तक उस पर टिके रहना या आगे बढ़ना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परफॉर्मेंस ही एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ साधारण कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता, मुख्यमंत्री बनता, तो केवल और केवल परफॉर्मेंस के आधार पर। निश्चित तौर पर, और ये जज्बा जब तक बना के रखेंगे आप, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये परंपरा कभी कांग्रेस में भी बहुत मजबूती के साथ रही है। जब नेहरू जी को सेवा दल का एक कार्यकर्ता भी रोक लेता है और कहता है कि बैच आपने नहीं लगाया, तो कहता है नौजवान तुम मुझे जानते नहीं हो। बोलो मैं आपको जानता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भारत के, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? बोलो नियम तो नियम है साहब। और नेहरू जी उस कार्यकर्ता को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि यस यू आर राइट। ये वो लोकतंत्र है जो चाटुकारिता पर खड़ा नहीं होता है, जो गणेश परिक्रमा पर खड़ा नहीं होता है, जो चेहरे चीन चीन कर रेवड़ी बांटने पर टिका नहीं होता है। और ये चीज़ जिस संगठन में जितनी जीवंतता से होती है वो उतनी जीवंतता से आगे बढ़ता है। चैतन्य जी, और शायद एक कोई श्वान महोदय हैं वहाँ जो नाराज़ हैं विषय चयन पर हमारे, वो निरंतर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, उसको नज़रअंदाज करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मसला है, ये अटकता तो बहुत कोई रहस्य नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि ये अटकता कहाँ है। मुख्यमंत्री कई बार जानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, वो शिप के कैप्टन हैं। सफलता असफलता का ठीकरा कलेक्टिव कैबिनेट की बात है, लेकिन वो ठीकरा मुख्यमंत्री के सर ही फूटता है या सेहरा बनता है। तो मुख्यमंत्री बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, चिंतित होते हैं, चाहते हैं कि हो सब कलेक्टिवली काम करें, लेकिन अलग अलग कोटे से आने वाले, अलग अलग प्रणाली से आने वाले लोग निश्चित तौर पर अपने रक्षा कवच भी लेकर चलते हैं। इस बार बीजेपी के लिए बहुत कुछ बदला हुआ है और बीजेपी 2023 में कोई कोताही करना नहीं चाहती, 2018 की कहानी को दोहराना नहीं चाहती। कितना निर्मम होना होगा जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सर्जरी जितनी निर्ममता से होगी नतीजे उतने अच्छे होंगे जी। जी
देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले नौकरशाही पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शिवराज सिंह जी के पहले के शासनकाल में, कमलनाथ जी के शासनकाल में हमेशा से नौकरशाही बहुत पावरफुल रही है। एक ये काकस होता है 8-10 बड़े IAS अफसरों का जो उनको घेरे रहते हैं और जो मंत्रियों की नहीं सुनते। आपने देखा होगा कितनी बार खबरें आती थी कि हमारा कलेक्टर हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारा SP हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारा सचिव जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहा। तो सबसे पहले तो आपको नौकरशाही पे कंट्रोल करना होगा। मंत्री की बात दूसरी है, जब नौकरशाही पे आप कंट्रोल कर लोगे तब निश्चित तौर पे मंत्री भी अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उन पे कोई काम की जिम्मेदारी डाल सकते हैं, अन्यथा वो नहीं सुनते हैं। उनका एक बड़ा प्रभाव तंत्र भी है और दूसरा उनका एसोसिएशन भी बहुत तगड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको नौकरशाही पे कंट्रोल करना होगा। दूसरी बात यह है कि मंत्रियों से अगर हर माह ये पूछा जाएगा कि आपने रिपोर्ट कार्ड में आपने क्या किया है, योजनाओं के बारे में क्या किया, तो कहीं ना कहीं वो एक चौकन्ने तो रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे विद्यार्थी है उसको मालूम रहता है कि हमारी अगले महीने परीक्षा होने वाली है, तो वो पढ़ता है। यही स्थिति मंत्रियों के साथ होगी कि अगर उनको ये लगेगा कि मुख्यमंत्री हमारी क्लास लेंगे और हमसे पूछेंगे कि आपने योजनाओं के बारे में क्या किया, आपने जनता को लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया, आपने अपने ज़िले में जाके रात्रि विश्राम किया कि नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें अगर पूछी जाएंगी तो एक प्रतिस्पर्धा भी होगी और वो चौकन्ने भी रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो एक छाया लेके चलते हैं मंत्रीगण, अब आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, हमारे भाजपा के प्रवक्ता, परफॉर्मेंस की बात थी कहाँ? सिंधिया जी के जितने कोटे के लोग आए थे उनको सबको आपको मंत्री बनाना पड़ा। तो ये जो दबाव है, मुख्यमंत्री को जहाँ फ्री हैंड देंगे तभी वो इस तरह की चीज़ें कर पाएगा। ये बात ठीक है कि शिवराज सिंह जी जनता से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं, वो डिलीवर करना चाहते हैं। आपने देखा कि अभी कलेक्ट्रेट में जाके उन्होंने छापा मार शैली में, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर करता है उस तरह की कुछ अभिनय किया। तो अगर ये अच्छा है, अगर वहाँ जाते हैं और वो जनता से बात करते हैं और जनता की समस्याएं हल होती, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए करना भी चाहिए, हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए। कमलनाथ जी के संग दिक्कत ये थी कि वो बल्ला भवन से बाहर नहीं निकलते थे, वो वहीं बैठ के सारी कार्य प्रणाली उनकी थी जो। लेकिन शिवराज सिंह के साथ एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जनता के साथ हैं और सड़कों पे उतरते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे 50% हो, 30% हो, 20% हो, कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन ये जो छाया लेके चलने वाले नेता हैं उन पे कड़ाई करना पड़ेगी और इसके लिए इनके जो बिग बॉस हैं, जैसा कि अभी उन्होंने भी कहा दुर्गेश जी ने, कि उस बिग बॉस को इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ लेना होगा, तब उनकी जो योजना है वो सफल हो पाएगी। और यहाँ बिग बॉसेस की एक श्रृंखला भी खड़ी होनी चाहिए कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही क्यों पूछें। जैसा बीजेपी में एक परंपरा है, संगठन का मुखिया वो भी बात करे और करते ही हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा विगरसली किया जाए और ज़्यादा इसको सघनता से किया जाए। प्रधानमंत्री भी पूछें, अगर उसी पार्टी का शासन केंद्र में है तो वो भी पूछें, और नहीं है तो उस पार्टी का केंद्रीय प्रमुख पूछे। आप इसको क्यों मल्टी लेयर्ड प्रणाली में नहीं बदलते? आप क्यों 5 साल चुनाव में ही इसको बदल देते हैं? आप बड़े सर्वे करते हैं 5 साल के लिए, लेकिन इन हाउस मूल्यांकन क्यों नहीं करते? बल्कि हमें तो लगता है आगे जाके लोकतंत्र में ये चीज़ें भी होनी चाहिए कि हर साल एक रेफरेंडम लेना चाहिए जनता से सरकार के कामकाज पर। और आज के ऑनलाइन सिस्टम में बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सस्ते तरीके से आ जाएगा। और अगर जनता कम नंबर देती है तो सरकार भी एड़ी के बल खड़ी होगी। दुर्गेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से यदि सवाल उठाएं या जनता के बीच में किए हुए कामों का मॉनिटरिंग जनता के द्वारा करवाएं तो ज़्यादा उचित होगा। पर जनता तो गौण है हिंदुस्तान की आज की राजनीति में, जनता की तरफ देख कौन रहा है, ना जनता की सुन रहा है। क्योंकि जब वोट जिस तरीके से निकल के आ रहे हैं उसमें सवालिया निशान उठ जाए कि जनता ने दिए भी हैं कि नहीं दिए हैं, तो फिर जनता क्या करे। और जब खरीद फरोख्त हो जाए जनता के वोटों की तो और बात खत्म होगी। आप जनमत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? अरे जनमत पे सवाल हो गया साहब, मध्य प्रदेश के अंदर जनमत पे सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जनता ने जिनको चुना था वो बिके थे, जनता ने दोबारा चुन दिया। नरेंद्र जी, आप बिल्कुल सफाई दीजिए, क्योंकि आपने डकैती डाली है लोकतंत्र में। मैं ये कह रहा हूँ, जब जनता के वोट बिक गए, कैसे भी बिके, वोट नहीं बिके बाबा, जनता ने वोट दिए। आप क्या इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप जी? क्या दुर्गेश जी? ये जनता के बीच का मामला है और जनता के बीच में ही हम खड़े रहेंगे ना, हमें हाई कोर्ट में जाने की आवश्यकता है
तो ना जनता ने कहीं आपको जाने की नकार दिया। नकार दिया जनता ना। ने आपको नकार दिया। नरेंद्र जी 28 में बिल्कुल तो बिल्कुल 19 सीटें बिल्कुल भारतीय आप सुन लें घबरा क्यों जाते हैं। एक सवाल उठाता हूँ आप घबराने लगते हैं। अरे आप गलत मैंने जब सवाल आपके उठा रहे हैं आपके ना। आपके वर्तमान आप गलत नेतृत्व पे सवाल उठा बताया, रहे हैं। उसकी अक्षमता के बारे में बताया तो आप घबरा आप के गलत मैदान सवाल छोड़ उठा गए। रहे हैं। जनता पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जनता के वोट का को कौन जनता खरीद ने सकता है? 5 किसी में वर्ष के ताकत नहीं लिए है। जनता ने 5 वर्ष के लिए अपना नेतृत्व चुना था। वो तो आप व्यक्ति यदि नहीं बिक गया, संभाल पाए ना। कमलनाथ जी ने कहा रोड पे उतर जाइए, सड़क पे उतर जाइए। बिल्कुल आप एक ठीक नेता है, सड़क पे बिल्कुल उतर ठीक गए है। सड़क पे और उतर के उन्होंने सरकार को सड़क पे उतर दिया। के जनता के बीच में जनता के लिए जनता लड़ते। के दरबार में गए ना। सवाल जनता तो से यही वो- उठ रहा भैया जनता से कि जनादेश ये लेकर आए हैं। सवाल यही उठ रहा है कि जिसने जनता के बीच में गए हैं, ये 60-60 हजार की 50-50 हजार की जीत है, ये बहुत सवालिया निशान है। कैसे ये आपका लोकतंत्र पे चुनाव चलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं कह रहा हूँ आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत बाकी धन्यवाद करता हूं दुर्गेश जी, माफी क्षमा सहित, क्योंकि वक्त की बंदिश है। बहुत धन्यवाद नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, और धन्यवाद करता हूं चैतन्य भट्ट साहब। लोकतंत्र में ये बहस चलती रहेगी, चलनी भी चाहिए। ये अधिकार है विपक्ष का, अगर वो आरोप लगाता है, वो ये कहता है, ये उसका राइट है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक आत्मनिरीक्षण की प्रणाली ज़रूर होनी चाहिए, और ये जितनी ईमानदार हो और जितनी अपने को लेकर निर्मम हो, उतना किसी व्यक्ति के लिए, संगठन के लिए भी अच्छा है। क्योंकि हर संगठन में, हर परिवार में निर्णय मुखिया करता है, लेकिन उसका असर पूरे परिवार या पूरे संगठन पर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। दुर्गेश जी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बैठकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और उतना ही बड़ा सच ये बीजेपी के लिए भी होता है, जब फैसले सही नहीं होते हैं और आप उनका परिणाम भुगतते हैं। शायद 2018 में बीजेपी ये सोच रही थी कि कुछ गलत फैसलों ने हमें विपक्ष में बिठा दिया। ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन बिग बॉस जितने निष्पक्ष होंगे, जितने विक्रमादित्य होंगे, उतना अच्छा होगा। जितने निष्पक्ष और निर्मम होकर वो फैसले करेंगे अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, उतना पार्टी की ये जो बेल है ये हरी भरी होकर लहलहाएगी। तो देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के सबक। और फिलहाल तो यहाँ बात है बीजेपी की, जहाँ मंत्रियों के परफॉर्मेंस की। नमस्कार।